बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथ ही जिस प्रकार से आपको पता है कि रेलवे की तरफ से टीचर की जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है और आज से आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग रेलवे ने आरआरबी ने एक एफएक्यू की लिस्ट जारी की है और आपके जो भी मोस्टली सवाल हैं वो इस एफएक्यू से वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्या क्या आपको होना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा या इस पीडीएफ को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले। तो आपकी जितने भी मोस्टली सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एफएक्यू को हम ले लेते हैं एक करके। तो व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट? ओपनिंग डेट आपका 7 जनवरी है और क्लोजिंग डेट आपका 6 फरवरी है। और उसके बाद फीस पेमेंट की जो क्लोजिंग डेट है वो 8 तारीख है और मॉडिफिकेशन जो होगा वो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक होगा। और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 6 अप्रैल वो 6 फरवरी के बाद मेरे फाइनल रिजल्ट आएंगे। कैन आई अप्लाई? नो। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो 6 फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। तो जो कट ऑफ डेट है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, सब चीज़ की जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 6 फरवरी है। तो 6 फरवरी में आपको पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर आप उस दिन एलिजिबल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिएट एन अकाउंट? तो आपको पहले पता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर। तो उसमें आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा और एक ईमेल आईडी चाहिए होगी। आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सीएन दिस एंड शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट? देखिए, अगर आपने आरआरबी, जेई, एनटीपीसी या कोई फॉर्म फिल किया था, एनटीपीसी यूजी या ग्रेजुएट वाला जो भी फॉर्म फिल किया था, मतलब आरआरबी का अगर आपने कोई भी हाल फिलहाल में जेई या एनटीपीसी वगैरह का कोई फॉर्म फिल किया है तो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा उस दौरान, तो आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स से आप लॉगिन करके अपना जो ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नया अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपको अंडर अप्लाई बटन आपको क्रिएट एन अकाउंट बटन मिलेगा। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह मांगेगा, उस पर ओटीपी जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स? तो जो क्रिएट एन अकाउंट में जो डिटेल्स आपने फिल की है तो उस केस में आप क्या उसमें कोई जो एंट्री है वो एडिट कर सकते हैं? नहीं। आप क्रिएट एन अकाउंट जो डिटेल्स होंगी उसमें जो भी डिटेल्स मांगेगा उसमें अगर आपने जो भी फिल कर दिया उसमें आपको कोई भी एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको उसमें बहुत ध्यान से भरना है, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो उसमें आप यहाँ पे देखिए एक rrb.help.csc.gov.in दिया हुआ है। इस पे आप लोग मेल करके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे तो वो नेसेसरी जो चेंज है वो कर देंगे। बट उससे बचने के लिए आपके एंड पे आपको कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसको क्रिएट एन अकाउंट में जो डिटेल्स हैं उनको बहुत सावधानी से भरें। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट? तो क्रिएट एन अकाउंट के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? कुछ नहीं है, आपको साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स, अदर एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें फिल करना होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, साइन इन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। कैन मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन? तो मोबाइल यूज़ किया जा सकता है, बाकी आजकल जो स्मार्टफोन है उससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेस्कटॉप वगैरह है तो ईजी रहता है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लॉगिन? तो लॉगिन आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड से आपका लॉगिन हो जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर वगैरह से और एक पासवर्ड बनाएंगे, उससे आपका हो जाएगा। हाउ मैनी पे लेवल्स आर देयर? तो पे लेवल्स आप यहाँ पे 8, 7, 6 और 4 और 2 है। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पे लेवल्स? तो येस, यू मस्ट सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पे लेवल्स इफ़ यू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप डिफरेंट पे लेवल्स के लिए कॉमन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन में आपकी डिफरेंट पे लेवल्स की, सपोज़ आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हैं तो पे लेवल 6 की जॉब है, टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो पे लेवल 7 की जॉब है, पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो पे लेवल 8 की जॉब है। तो आप एक कॉमन एप्लीकेशन भर सकते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास अवेलेबल है। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पे लेवल्स? तो क्या मैं डिफरेंट पे लेवल्स के लिए डिफरेंट आरआरबी अप्लाई कर सकता हूँ? नो।
तो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 आरआरबी ओनली एज पर पे लेवल्स दे आर एलिजिबल। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक आरआरबी चूज़ करने का ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी? नो, आप एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी? नो, आप सेम आरआरबी में मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। आई हैव अंडर लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? तो जो लेसिक सर्जरी है उनको मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के अनुसार होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन का पैरा 3.0 जरूर पढ़ लेना। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेट टू कर्व इम्पर्सोनेशन ड्यूरिंग एग्जाम। आरआरबी विल नॉट शेयर आधार डिटेल। तो आधार वेरिफिकेशन करवाएंगे, अगर आधार नहीं है आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ ऑलरेडी चेंज माई नेम? तो अगर आपने नाम वगैरह बदला है तो जैसे कि आप बहुत सारे महिलाएं शादी के बाद सरनेम वगैरह चेंज करती है, तो उसमें आपको गजट नोटिफिकेशन या अदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करना होगा। और जब क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो उसमें आपको दोनों नाम भरने हैं, ओरिजिनल नेम भी भरना है और चेंज नेम भी भरना है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी शादी हो चुकी है, जिन्होंने सरनेम वगैरह चेंज किया है, तो उनको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओरिजिनल नेम जो पहले सरनेम चेंज करने से पहले जो था और बाद वाला जो नेम था, दोनों उसको आपको भरना है। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट? तो ये सब कोई बहुत है। कैन आई चेंज माई पासवर्ड? कैन आई चेंज माई चूज एन आरआरबी? क्या आप आरआरबी चेंज कर सकते हैं बाद में अप्लाई करने के बाद? नहीं। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस? हाँ। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अथॉरिटी? तो SC ST वाले कैंडिडेट्स को फ्री ट्रैवल अथॉरिटी मिलती है, स्लीपर क्लास का टिकट मिलता है। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी? फ्री ट्रैवल अथॉरिटी कैसे मिलेगी? तो उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हुए चूज़ करना होगा, उसमें यस देना होगा और फिर उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भरना होगा और फिर उसके बाद दे आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड, और फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड करना होगा। हाउ कैन आई रिसीव फ्री ट्रैवल फैसिलिटी इन केस ऑफ एलिजिबल SC ST कैंडिडेट? फिर उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें डिटेल्स लिखी हुई आएंगी, वो आप रिजर्वेशन काउंटर पर लेके जाएंगे, बुकिंग काउंटर पर, और अपना SC ST सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे और आपका रिजर्वेशन जो है वो बुकिंग क्लर्क जो है वो रिजर्वेशन कर देंगे। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट? तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है तो 500 के बीस नीचे का होना चाहिए। EBC वगैरह इतना कोई मैटर नहीं करता है, EBC कोई मैटर नहीं करता है, EBC छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द क्रूशल डेट ऑफ रेकनिंग एज फॉर CEN 7/2024? तो क्रूशल डेट जो है आपकी 1/1/2025 है। तो जो आपकी एज लिमिट चेक करने की जो आपकी डेट है, क्रूशल डेट, वो 1 जनवरी 2025 है। वो फॉर्म भरने की यानी कि 6 फरवरी नहीं है, वो ध्यान रखना है। एज लिमिट चेक करने की जो डेट है वो आपकी 1 जनवरी 2025 है, तो उसको ध्यान रखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन में वो क्लियर किया गया है कितनी कितनी डेट ऑफ बर्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्रूशल डेट टू क्लेम SC ST EWS स्टेटस? तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कॉलम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहीं पे सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स करते हैं। तो SC ST OBC और EWS स्टेटस लेने के लिए क्रूशल डेट क्या है? तो कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC EWS मस्ट एंश्योर दैट दे पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट 6 February 2024 for submission of online application of this year. During DB, such candidates should produce their original caste community certificate valid as on the date of closing date of online application। यानी कि आपके पास जो SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट है वो 6 फरवरी 2025 तक का होना चाहिए, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन के लास्ट डेट का। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद आपके पास था ही नहीं EWS सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट पुराना था, बहुत 10 साल पुराना या कुछ और, फिर आप जा रहे हैं नया सर्टिफिकेट बनवा के। नहीं, आपकी सर्टिफिकेट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें हैं, सर्टिफिकेट पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ दिक्कत प्रॉब्लम वगैरह है तो उस केस में आप नया सर्टिफिकेट तैयार करवा लें 6 फरवरी 2025 से पहले और अप्लाई करें। अगर आपने उसके बाद की डेट का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया तो ये KVS NVS वाले नहीं है, ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, क्लियर कैंसिल कर देते हैं। नो, ये रेलवे वाले।
व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग ईडब्ल्यूएस? तो ईडब्ल्यूएस का आपको पता ही है, फ़ी कंसेशन वगैरह इतना कोई मैटर नहीं करता है। हु शुड प्रोड्यूस एनओसी? तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एनओसी प्रोड्यूस करना होगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है और स्क्राइब है, रिफंड ऑफ फी है, रिफंड पॉलिसी है। इन एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर? तो क्वालिफिकेशन टैब में आपको ऐड बटन मिलता है, वहाँ पे जाके आप क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। What date should I enter in application if only month and year of the passing is available on the matric and other qualification? तो in case of unavailable of qualification date is unavailable on any of qualification, enter the last date of month available on the certificate. Example May 24, तो मेंशन 31 मई 2024। तो आप समझ लीजिए अगर आपके मार्कशीट में सपोज जून 2015 लिखा है, कहीं मार्कशीट पर एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, तो उस केस में आप 30 जून यानी कि उस महीने का लास्ट डे फिल करेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट? अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह अगर स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को हाफ किया गया था तो किसको मेंशन करना चाहिए? तो इतना कोई मैटर नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल। तो ऑल कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन। SC ST कैंडिडेट हैव टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। तो कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना है, मतलब अपलोड करना है फ्री ट्रैवल पास के लिए। साइज़ वगैरह ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हुए पता चल जाएगा। और व्हाट इज़ द पैटर्न अब CBT पैटर्न वगैरह सब कुछ हो, नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही। और वेयर शुड आई चूज़ माई लैंग्वेज इन माई एग्जामिनेशन? तो कैंडिडेट कैन चूज़ वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ऑफ। तो आपको यहाँ पे 15 भाषाओं में ये पेपर मिलेगा, तो 15 में से कोई भी भाषा आप चूज़ कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल? तो क्या मुझे उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना चाहिए कि मैं जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ? हाँ, तो उसमें आपको जिस RRB की लिस्ट दी, यस कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर as many as posts they are eligible for in the chosen RRB. Candidates with partial preference will be only considered for specific railway zones and post category they have opted for, subject to vacancy availability at the time of allotment. If no preference is given for certain posts, it will be considered their unwillingness for these posts. Once preference are submitted, they are final, no changes will be entertained. तो यानी कि अगर आप किसी एक RRB में TGT PGT PRT तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको प्रीफरेंस के क्रम में डालना है कि पहले मुझे PRT चाहिए फिर TGT PGT, इस तरीके से। होम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू? फिर ये आपका हेल्प सेंटर वगैरह का नंबर दिया हुआ है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे पता चलेगा कि सबमिट हो गया? फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ऑनलाइन रिसीव कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट। तो कंफर्मेशन होने के बाद आपको मेल मिल जाएगा और SMS भी मिल जाएगा। इन केस रिजेक्शन नो रिफंड विल बी मेड। तो ये सब है, कुछ खास नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके FAQ थे जिनको आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इससे पता चल गए हैं। और मेन चीज़ इसमें एक ये भी थी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले मैटर हैं तो आपको 6 फरवरी 2025 से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। धन्यवाद।